यूपीएससी CDS 1 2025 मेंस PYQ डिस्कशन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 तक हो गया था। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है मैनुअल ब्लड प्रेशर मेजरमेंट क्या है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर मैनुअली? ब्लड प्रेशर मैनुअली देखने के लिए क्या यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्प्लगलोमेनोमीटर, ऑप्शन 2 है सेंट्रीफ्यूज, ऑप्शन 3 है इलेक्ट्रोफोर्सिस, ऑप्शन नंबर डी है थर्मल साइकिल। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट स्पेनोमेनोमीटर। ठीक है, ऑप्शन ए सही है क्योंकि इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। आपने मतलब देखा होगा जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हाथ पर एक मतलब पट्टा जैसे कफ बना मतलब बांधते हैं और एक रबर पंप से हवा भरते हैं। साथ में एक मरकरी स्केल ऊपर नीचे मतलब जाती है। उसी मैनुअल मशीन को स्पगनो मोमो मैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर बी क्यों गलत है? क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूज ये एक ऐसी मशीन होती है जो बहुत तेज़ी से घूमती है और लिक्विड मिक्सचर जैसे ब्लड सिंपल्स, ठीक है, कि अलग अलग लेयर से कंपोनेंट्स को डेंसिटी के हिसाब से सेपरेट करती है। ऑप्शन सी इलेक्ट्रो फोर्सेस क्या है? ये डीएनए आरएनए या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को उनके साइज और इलेक्ट्रिक चार्ज के बेस पर सेपरेट करने की मतलब लैब टेक्निक है। और थर्मल साइकिल इसे पीसीआर मतलब पॉलीमर्स चैन रिएक्शन मशीन भी कहते हैं जो डीएनए की मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाने एम्प्लीफिकेशंस के काम आती है। तो ये टॉपिक कहाँ से पूछा गया था? ये पूछा गया था एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस रेस्पिरेशंस एंड सर्कुलेशन सेक्शन, मतलब जहाँ ब्लड प्रेशर दिया है। ठीक है, और ये पहले भी टॉपिक पूछा जा चुका है। बेसिक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट पर सवाल हमेशा आते हैं। CDS 1 2020 एनडीए 2019 में ऐसे ही सिंपल मैचेस जैसे लैक्टोमीटर बैरोमीटर, ठीक है, पूछे गए हैं। सिग्मोमीटर स्टेट एग्ज़ाम्स और CDS में कम से कम 3 बार पहले भी रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 72 अल्टरनेट नेम फॉर मायोपिया। तो ये क्या है? मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन 1 फार साइडनेस, ऑप्शन बी नियर साइडनेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कैटरेक्ट, ऑप्शन नंबर डी प्रेस बायोपिया। तो ऑप्शन नंबर बी नियर साइडनेस, तो ये मुझे भी है मायोपिया। ठीक है, मतलब नियर साइडनेस। ठीक है, अब देखो ऑप्शन नंबर बी नियर साइडनेस मतलब निकट दृष्टि दोष। ओ सॉरी, मुझे नहीं है शायद, मुझे दूर दृष्टि दोष है। अब बताना इसको दूर दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? इसका इसका सही आंसर है मायोपिया। एक ऐसी आई कंडीशन है जिसमें इंसान को पास की चीज़ें नियर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, को देखने मतलब एकदम साफ क्लियर दिखती है, लेकिन दूर की चीज़ें धुंधली ब्लर दिखती है। अरे यार, मुझे भी यही है, मतलब नियर साइडनेस है मुझे। सामने की चीज़ एकदम साफ क्लियर दिखती है लेकिन दूर की चीज़ें ब्लर मतलब धुंधली दिखती है। इससे डिफेक्ट्स को ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस अवतल दर्पण लेंस का यूज़ किया जाता है। सो इसका मतलब मुझे भी मायोपिया नियर साइडनेस है ना। और ऑप्शन नंबर ए क्यों गलत है? क्योंकि फार साइडनेस मतलब हाइपरमेट्रोपिया ये क्या कहते हैं? जिसमें दूर का साफ दिखता है पर पास का नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया। फार, ठीक है, फार वाला मतलब फार क्या कह रहा है कि दूर का क्लियर दिखेगा, सामने का धुंधला दिखेगा। नियर मतलब कि सामने का क्लियर दिखेगा, मतलब दूर का ही दिखेगा धुंधला। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी देखो, ये है कैटरैक्ट मतलब मोटी बाइंड। इसमें आँख का नेचुरल लेंस धुंधला
कॉर्डली हो जाता है, जिसे सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी क्यों गलत है? ये प्रेस बायोपिया, ये जरा दृष्टि मतलब जरा दृष्टि दोष, ये उम्र बढ़ने के साथ ओल्ड एज होती है, जिसमें आँख की पावर ऑफ एकोमोडेशन कम हो जाती है और पास दूर दोनों में दिक्कत आने लगती है, इसलिए इसे बी फोकल लेंस लगता है। इसमें क्या लगता है? बी फोकल लेंस। ये टॉपिक पूछा गया था एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, अब देखो ये पहले टॉपिक पूछा जा सका है, पीवाईक्यू में पहले आया है। आई डिफेक्ट्स और लेंसेज यूपीएससी का सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। CDS 2022, CDS 1 2021, NDA 2 2023 में हर साल मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया क्या है? जिसमें दूर की क्या नियर दृष्टि दोष है, जिसमें मतलब कि सामने की ठीक दिखती है, ठीक है, रोशनी ठीक होती है, दूर की धुंधली दिखती है। और हाइपरमेट्रोपिया है कि इसमें सामने का गलत मतलब फार साइटनेस है, इसमें सामने का धुंधला दिखता है और दूर का एकदम अच्छा दिखता है। ठीक है, पर सवाल आते हैं, ये लगभग 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है। अब ये इन फ्यूचर कैसे पूछ सकता है एग्जाम में? ठीक है, क्वेश्चन पीवाईक्यू एंड देख लेते हैं। ए पर्सन इज अनेबल टू रीड द डिजिटल स्मार्ट बोर्ड फॉर फ्रॉम द बैक रो ऑफ ए क्लासरूम क्लियरली बट कैन रीड हिज टेक्स्ट बुक perfectively. Consider the following statement. Option 1, the person is suffering from hypermetropia. Option B, this is defect occurs because the focal length of the eye's lens is too long. Option 3, a concave lens of suitable power can correct this vision. तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट है, क्योंकि ये उस इंसान को दूर का धुंधला दिख रहा है, यानी उसे मायोपिया नियर साइडनेस है, जिसे कनकेव लेंस से ठीक करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 और 2 गलत है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी 3 सही है। अब नेक्स्ट और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं फॉर एग्जाम पर्पस के लिए। अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 framework, the digital ecosystem from teacher training utilizes which combinations of platforms? Option number 1, मतलब निष्ठा ट्रेनिंग मॉडल्स hosted on the दीक्षा पोर्टल। ऑप्शन नंबर बी, विद्या प्रेव्स मॉडल्स hosted on विद्यांजलि। ऑप्शन सी, स्वयं प्रभा चैनल्स ब्रॉडकास्टिंग मैनुअल मेडिकल टेक्निक्स। ऑप्शन नंबर डी, समर्थ ERP integrated with international product sharing database. सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, क्योंकि निष्ठा के सारे मॉड्यूल डिजिटल फॉर्म में दीक्षा प्लेटफॉर्म पर ही हुई थी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 73 देख लेते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब RER कल्चर क्या है? विच डज द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक रफ अंडर ए माइक्रोस्कोप? ऑप्शन ए, due to the presence of ribosomes on its surface. Option B, due to absence of ribosomes on its surface. Option C, due to the presence of lysosomes on its surface. Option D, due to the presence of mitochondria on its surface. So option number A is right, due to the presence of ribosomes on its surface. अब देखो ये क्यों सही है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER हमारी सेल के अंदर एक नेटवर्क जैसा होता है। ये दोनों तरह का होता है, ये दो तरह का होता है। दो तरह का कैसे? एक होता है रफ वाला, रफ इंडोप्लास्ट मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
इसके सरफेस मतलब सतह पर छोटे छोटे दाने जैसे राइबोसोम्स चिपके होते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं। इन्हीं राइबोसोम्स की वजह से माइक्रोस्कोप में दिखने पर ये मतलब खुरदुरा या रफ दिखता है। ठीक है। और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए ये एकदम चिकना स्मूथ दिखता है और मतलब लिपिड्स फैट्स, ठीक है, बनाने के काम आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। अब देखो ये ऑप्शन बी सी डी क्यों गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसलिए गलत है क्योंकि एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स ना होने से वो स्मूथ SER बनाते हैं, रफ नहीं। ठीक है, तो ये गलत है। और मतलब राइबोसोम्स ना होने से क्या करता है, वो स्मूथ बनाता है ठीक है, रफ नहीं, तो इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर सी और डी, लाइजोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों अलग इंडिपेंडेंट सेल मतलब ऑर्गेनेल्स है, ये ER के ऊपर नहीं चिपकते हैं। ठीक है। ये टॉपिक कहाँ से पूछा गया था, ये टॉपिक पूछा गया था NCERT क्लास 9 साइंस चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, और क्लास 11 बायोलॉजी के और चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से पूछा गया था। ये पहले भी आ चुका है। तो सेल बायोलॉजी से UPSC हर साल सवाल पूछता है। ER और राइबोसोम्स पर CDS 1 2022, NDA 2020 और UPSC 2021 में गूगली बॉडीज और ER के फंक्शंस पर लेकर मैचिंग वाले सवाल आ चुके हैं। ये लगभग 4 से 5 बार घुमा फिरा के पूछा जा चुका है। अब लॉजिक टू ट्रिक सॉल्व इन एग्ज़ाम। तो निमोनिक्स देखो, रफ मतलब राइबोसोम्स दोनों R से शुरू होते। ठीक है, बस ये सिंपल दिमाग में रखो, कभी गलत नहीं होगा। रफ मतलब राइबोसोम्स, क्या होगा, रफ मतलब राइबोसोम्स। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर लुक रफ अंडर ए माइक्रोस्कोप, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 74, प्लांट हार्मोन्स वर्सेस एनिमल हार्मोन्स, तो विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट हार्मोन, प्लांट का हार्मोन नहीं है। गिबरेलिन्स ऑप्शन बी है, एब्सिसिक एसिड ऑप्शन सी, एक्सिन्स ऑप्शन नंबर डी, थायरोक्सिन, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, थायरोक्सिन। इसका सही आंसर थायरोक्सिन एक ह्यूमन एनिमल हार्मोन है। इसको हमारे गले में मौजूद थायराइड ग्लैंड बनाती है, जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म एनर्जी यूज़ करने की रफ्तार को कंट्रोल करता है। इसका प्लांट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, थायराइडोक्सिन। अब A, C और B क्यों गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही था और A, B, C क्यों गलत है, क्योंकि गिबरेलिन्स ये प्लांट की हाई स्टीम एलोगेशन और सीड जर्मिनेशन, बीज का फूटने में मदद करता है। ऑप्शन सी मतलब एक्सिन्स ये प्लांट की ग्रोथ और ऊपर की तरफ बढ़ने एपिकल डोमिनेंस में हेल्प करता है। ऑप्शन बी ये क्यों गलत है, एब्सिसिक एसिड ABA प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, ये ग्रोथ को रोकता है, ग्रोथ इनहिबिटर और पत्तों को झड़ने में मदद करता है। ये टॉपिक पूछा गया था NCERT क्लास 10 चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट हार्मोन्स एक्शन से। ये पहले भी पूछा जा चुका है। प्लांट हार्मोन्स मतलब फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, फाइटो हार्मोन्स UPSC का टॉप प्रायोरिटी एरिया है। CDS 23 में पूछा था कि फ्रूट रिपेनिंग कौन करता है, इथिलीन। ठीक है, NDA की तरह CDS 19 में भी एक्सिन और कीटोकिनिन
के फंक्शंस पूछे गए थे। ये टॉपिक रिपीट होते रहता है। लॉजिक टू सॉल्व इन एग्ज़ाम लाइक दैट। अगर आपको बायोलॉजी का बेसिक ह्यूमन ऑटोनॉमी पता है तो आपने थायराइड या थायरॉक्सिन का नाम टीवी पर या डॉक्टर्स के पक्का सुना होगा। थायराइड की बीमारी प्लांट्स को कभी थायराइड नहीं होता। इस तरह आप डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी में एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, थायराइड कभी प्लांट को नहीं होता। अब देखो नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर। तो द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन बींग्स के अंदर नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? ए 80 मिम ऑफ एच जी, ऑप्शन नंबर बी 100 mm ऑफ एच जी, ऑप्शन नंबर सी 120। नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक ह्यूमन के अंदर क्या होता है? 120 ऑफ एच जी, और ऑप्शन नंबर डी 140। तो ऑप्शन नंबर सी नॉर्मल ब्लड प्रेशर ह्यूमन के अंदर 120 होता है। ठीक है, जब हमारा दिल हार्ट पंप करता है और खून को नसों में भेजता है तो नसों पर लगने वाले प्रेशर को देखो क्या बता रहा है। ब्लड में सिस्टोलिक वर्सेस डिस्टोलिक प्रेशर क्या है? तो जब ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं? मतलब कि जब हमारा दिल जो हार्ट है पंप करता है, ठीक है, फूलता पचकता है, तो खूनों को नसों में भेजता है। क्या करता है? खून को जो है नस में भेजता है। तो नसों पर लगने वाले प्रेशर, और वही जो प्रेशर नस पर लगता है उसको क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। ठीक है, कहते हैं एक नॉर्मल इंसान का बीपी ब्लड प्रेशर 120 से 80 मिनिमम ऑफ एचजी होता है। ठीक है, अब देखो सिस्टोलिक प्रेशर, ऊपर का बीपी जब दिल कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ता होता है और खून को पूरे जोर से पंप करता है, ये नॉर्मल कंडीशन में 120 ऑफ एचजी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। डिजोलिस्टिक प्रेशर, नीचे का बीपी, मतलब कि जब दिल दो धड़कनों में के बीच में रिलैक्स फैलता होता है, ये नॉर्मल कंडीशन में 80 ऑफ एचजी होता है। और इसलिए ऑप्शन में दिया है जो कि डिजालिटिक के लिए सही होता है। सो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी क्यों गलत है? चलिए ये भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी डिजोलिस्टिक प्रेशर है, सिस्टोलिक नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 100 ये लो ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक की तरफ इशारा करता है। ऑप्शन नंबर 140 इसको स्टेज 2 हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर माना जाता है। ठीक है, और देखो ये टॉपिक पूछा गया था एनसीईआरटी क्लास 10 एनसीएस मतलब साइंस से। ये चैप्टर 5 लाइफ प्रेशर्स, लिम्फेटिक और सर्कुलर सिस्टम देख लो कि एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट है, अच्छा से आँख फाड़ के। ठीक है, अब देखो मतलब क्या ये पहले भी पूछा जा चुका है? तो ये 71 पूछा गया इंस्ट्रूमेंट साइपोगोमोनोमीटर, और क्वेश्चन 75 के सिस्टोलिक प्रेशर दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। यूपीएससी ने एक पेपर में सर्कुलर सिस्टम के बैक टू बैक 2 एक्चुअल सवाल उठा लिया। ठीक है, एक ही से। अब देखो इन फ्यूचर, और क्या है ये तीनों सवाल कोर स्टैटिक साइंस के हैं, पर न्यूज़ में इनका जिक्र इस तरह था कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स, WHO ने 2024-25 में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और थायराइड डिफिक्शंस पर एक बड़ा अवेयरनेस डाटा रिलीज़ किया था। ठीक है, और ब्लड प्रेशर गाइडलाइंस लेसेंट और इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने 2025 के शुरुआत में इंडिया की बढ़ते हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर पर नए मैट्रिक्स रिलीज़ किए थे। थोड़ा सा इरेज कर लो। नए मैट्रिक इरेज किए थे जहां 120 से 80 mm HG को स्टैंडर्ड आइडिया पैरामीटर दोबारा
एम्फेसाइज किया गया था। ठीक है, 2026 में ये कैसे 26 में कैसे पूछ सकता है इन फ्यूचर। तो कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल ऑर्गेनल्स। ऑप्शन 1, detoxifications of drugs and poisons in the human liver cells is primarily carried out by the rough endoplasmic reticular RER. Option 2, smooth endoplasmic reticular SER is actively involved in the synthesis is of thyroidal hormones. Which of the statement is are correct? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन का काम स्मूथ ईआर करता है, रफ ईआर सिर्फ प्रोटीन बनाता है। ऑप्शन इसलिए ये गलत है। और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हॉर्मोन्स एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट opposites to gibberellins and forces the seeds into democracy during unfavorable conditions. ऑप्शन ए है एयोक्सिन, ऑप्शन नंबर बी है कीटोक्सिन, ऑप्शन नंबर सी है एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी है एथिलीन। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, एब्सिसिक एसिड, क्योंकि ABC ग्रोथ को कोटा है, ठीक है, रोकता है, और डोमेंसी बढ़ाता है, जबकि गिबरलिन ग्रोथ बढ़ाता है। ठीक है, डेट्स द रीज़न ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 76 देख लो क्या कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्पॉन्जेस बिलोंग्स टू which one among the following phylum। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पोरीफीरा, ऑप्शन नंबर बी प्लेटी हेलमिथीज, ऑप्शन नंबर सी सिनेडेरिया, ऑप्शन नंबर डी एनेलिडा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, पोरीफेरा बिल्कुल सही है, क्योंकि एनिमल्स किंगडम के सबसे सिंपल्स और प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स को प्रोफीरा फिल्म में रखता है। ठीक है, में रखता है। प्रोफीरा वर्ड का मतलब क्या है पता है? पूरे बेरिंग मतलब, यानी जिनकी बॉडी में छोटे छोटे छेद पोरस होते हैं। ठीक है, होते हैं। इन्हें एनिमल्स को आम भाषा में, ठीक है, क्या कहते हैं? स्पोंजेस कहते हैं। इनकी बॉडी में एक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कैनल सिस्टम होता है, जिससे ये खाना और ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी क्यों गलत है? क्योंकि प्लेटीहेलमिन्थीज इन्हें फ्लैटवॉर्म्स मतलब चपटे कीड़े कहते हैं। ठीक है, जैसे टेपी वॉरम और लिवर फल्क। ऑप्शन सी क्यों गलत है? क्योंकि चंदेरिया कोलिलेंट्रेट इसमें एक्वेटिक एनिमल्स आते हैं, जिनकी बॉडी में स्ट्रेनिंग सेल्स होते हैं, जैसे क्या हाइड्रा और जेलीफिश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये क्यों गलत है? ऑप्शन नंबर डी क्यों गलत है? देख लेते हैं। एनीलिडा इन्हें सेगमेंटेड वर्म्स कहते हैं, जिनकी बॉडी रिंग्स में बनी होती है, जैसे अर्थवर्म, केचुआ और कीच जोक। ठीक है, और ये टॉपिक NCERT क्लास 9 चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर एनिमल्स किंगडम से पूछा गया था। ये पहले PYQs में भी आ चुका है। एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन से UPSC 1 से 2 बार सवाल पूछा करता है। CDS 2021 में पूछा गया था कि हाइड्रा किस फिल्म का है? चेनिड्रिया। और NDA में मतलब राउंड वर्म्स एसेलमिथीज पर सवाल था। स्पोंग्स डायरेक्ट थर्मिनोलॉजी के रूप में पहले भी CDS NDA में कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और देखो ये ट्रिक टू लॉजिक क्या है सॉल्व। स्पोंग को याद करो। स्पोंग ये में बहुत सारे पोर्स मतलब छेद होते हैं, जो पानी मतलब सोखते हैं। पोर्स पोरीफेरा आम में ही इसका बेसिक कैरेक्टर छुपा है। ठीक है,
नाम में यार, नाम में आम बकरे नाम। कंपोजिशन, क्वेश्चन नंबर 77, कंपोजिशन ऑफ लैक्टोज क्या है? लैक्टोज इज मेड अप ऑफ, लैक्टोज किसे कहते हैं भाई, ये तो सबने सुना होगा। ग्लूकोज ओनली, ऑप्शन बी ग्लूकोज एंड फ्रूक्टोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज एंड सुक्रोज, ऑप्शन डी ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज कि बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के लैक्टोज एक डिस्चार्ज डबल शुगर होता है। क्या होता है? डिस्चार्ज डबल शुगर होता है लैक्टोज में, जिसे हम मिल्क शुगर भी कहते हैं, क्योंकि ये दूध में पाया जाता है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में। जब लैक्टोज टूटता है या बनता है तो ये दो सिंपल शुगर से मिलकर बनता है, जिसे ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या डी इज राइट, और ऑप्शन नंबर ए क्यों गलत है? क्योंकि अगर सिर्फ ग्लूकोज ओनली क्यों गलत है? क्योंकि अगर सिर्फ ग्लूकोज यूनिट जोड़े तो माल्टोज माल्ट शुगर, ठीक है, बनता है, या लंबी चेन में ग्लूकोजन स्ट्रेच बनता है, ठीक है, इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज एंड फ्रूक्टोज ये दोनों से मिलकर सुक्रोज बनता है, जिसे हम टेबल शुगर या गन्ना या चीनी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम टेबल शुगर गन्ना या चीनी कहते हैं, जो बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ऑप्शन सी इसलिए गलत है क्योंकि ग्लूकोज और सुक्रोज ये कॉम्बिनेशन गलत है, क्योंकि सुक्रोज खुद एक चिहारीडाइड है, वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है, ठीक है। और ये टॉपिक कहाँ से पूछा गया था? तो ये टॉपिक पूछा गया है एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 9 बायोमोलिकुलर्स, और क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 14 बायोमोलिकुलर्स से पूछा था। तो ये पहले भी पूछा जा चुका है। कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन्स पर हमेशा सवाल आते हैं। CDS 1 2020 में पूछा था कि टेबल शुगर कौन सी शुगर होती है, जिससे क्या होती है टेबल शुगर? सुक्रोज होती है, और एनडीए टेबल शुगर होती है सुक्रोज, ठीक है। एनडीए में 2022 में सेल्यूलोज और स्ट्रक्चर में के कंपोजिशन पर सवाल था, और ट्रिक टू सॉल्व मतलब लैक्टोज का लैक उठाओ और ग्लैक्टोज का लैक्ट उठाओ, दोनों में लैक्ट कॉमन है। इस तरह आप दिमाग लगाकर ऑप्शन में मतलब लैक्टोज को टिक कर ग्लैक्टोज को टिक कर सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है देखते हैं। डिफिनेशंस ऑफ आइजो एंजाइम्स। सो क्वेश्चन है द एंजाइम्स विच catalyze the same reaction but have different amino acid compositions are commonly referred as मतलब isoenzymes, isotopes, ऑप्शन सी isomers, also ऑप्शन डी enzymes। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, आइसोएंजाइम्स। ये आइसोएंजाइम्स इसके परफेक्ट आंसर है। ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बॉडी के अलग अलग टिश्यूज में पाए जाते हैं और काम एक ही करते हैं, सेम केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, लेकिन इनका केमिकल स्ट्रक्चर और अमोनिया एसिड सीक्वेंस थोड़ा अलग होता है, जैसे LDH, ठीक है, लैक्टेट हाइड्रोजेंसीज के अलग फॉर्म्स हमारे हार्ट और लीवर्स में होते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी क्यों गलत है? क्योंकि आइसोटॉप्स ये है केमिकल का टर्म है, इससे ऐसे एटॉम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो पर मास नंबर डिफरेंट हो, जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14। इसका मतलब एंजाइम से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन सी क्यों गलत है? आइसोमर्स ये भी केमिस्ट्री का टर्म है, ऐसे मतलब कंपोनेंट्स जिनका मॉलिक्यूल फार्मूला सेम होता है पर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग होता है, जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज।
ऑप्शन डी क्यों गलत है? क्योंकि कोएंजाइम्स ये नन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी एंजाइम्स को एक्टिव करने में मदद करते हैं, जैसे विटामिन्स। ये खुद एंजाइम्स नहीं होते, ठीक है। अब ये टॉपिक कहाँ से पूछा गया था? तो ये टॉपिक पूछा गया था एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी, चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स, एंजाइम्स और सबसेक्शंस। ये पहले भी पूछा जा चुका है पीवाईक्यूज में। एंजाइम्स के वर्किंग मॉड्यूल और टाइप्स पर CDS 1 2022 और यूपीएससी CSE में 2020 में सवाल पूछ चुके हैं। इस तरह से प्रिसाइज क्लासिफिकेशन बेस्ड डिफिनेशन पूछा जाना स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ठीक है। अब ये करेंट अफेयर में ये टॉपिक था या क्या है, ये देख लेते हैं। तो हालांकि ये स्टैटिक बायोलॉजी के है, पर साइंटिफिक है हेल्थ केयर डिस्कशन में ये टॉपिक कंटिन्यूस न्यूज़ में बने रहते हैं, ठीक है। अब देखें लैक्टोज इंटॉलरेंस, देश और दुनिया में पैकेट वाले मिल्क सब्स्टिट्यूट, ठीक है, एलमंड मिल्क, सोई मिल्क के मार्केट बढ़ने के कारण जो है 24-25 में लैक्टोज शुगर और लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट लगातार न्यूज़ में और आर्टिकल्स में थे। और ऑप्शन 2 जो आइजो एंजाइम्स इन मेडिकल डायग्नोसिस्ट बायो रिसर्च जर्नल्स में 2025 में दौरान आइजो एंजाइम जैसे CPK LDH का यूज़ करके टारगेटेड ऑर्गन्स डैमेज डिटेक्शंस, हार्ट अटैक बायोमार्क्स पर नई डायग्नोस्टिक टेक्निक्स पर चर्चा हुई थी, समझे, इसलिए ये टॉपिक पूछा गया था। और इन फ्यूचर एग्ज़ाम में 2026 में आगे कैसे पूछ सकता है कि 2026 के आने वाले कैसे पूछेगा, देख लो। कंसाइडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ शुगर्स एंड देयर कंस्टिट्यूएंट मोनोमर्स के, ठीक है, शुगर्स। अब देखो माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ऑप्शन 2 है सुक्रोज। ऑप्शन क्या है? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ऑप्शन 3 है लैक्टोज, क्या है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो ऑप्शन नंबर ओनली 1 सही है, ओनली 1 सही है, करेक्टली मैच ओनली 1 है, मेल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर 2 और 3 में आपस में क्रॉस मैच है, जैसे क्या सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्लैक्टोज होगा और लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज होगा, ठीक है। अब देखो ठीक है, फ्रैक्टोज होगा। अब देखो ये दूसरा देख लो, सुक्रोज में फ्रैक्टोज होता है और लैक्टोज में ग्लैक्टोज होता है, ठीक है। अब ये दूसरा एक देख लो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए यूनिक वाटर कैनाल सिस्टम चान सिटीज कोलर सेल्स एंड इज यूनिवर्सली sessile attached to substratum in nature? तो ऑप्शन नंबर ए सिंडेरिया, ऑप्शन नंबर बी पोरीफेरा, ऑप्शन नंबर सी प्लेटीहेलमिन्थेस, ऑप्शन नंबर डी इहिनोडर्माता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, पोरीफेरा, क्योंकि पोरीफेरा स्पॉन्ज में ही पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए कैनाल सिस्टम और चानोस्टिक्स पाए जाते हैं, ठीक है, कैनोस्टिक्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन 79 क्या है? कार्बन एटम्स इन पेरीवेट, तो हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन ए पाइरोवेट मॉलिक्यूल? तो ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर 4 सी, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। सो ऑप्शन नंबर 3 बी इज राइट, 3 बिल्कुल सही है, क्योंकि सेल्यूलर रेस्पिरेशंस कोशिका श्वसन के दौरान हमारी सेल्स के ग्लूकोज क्या है जिसे तोड़ा जाता है, क्या? C6H12O6 जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है का ब्रेक डाउन होता है
साइटोप्लाज्म में होने वाली प्रोसेस के ग्लीकोलिसिस कहते हैं। ग्लीकोलिसिस कहते हैं। ग्लूकोसिस में एक मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज टूट कर दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट या पायरोविक एसिड बनाता है। पायरोवेट का केमिकल फॉर्मूला CH3COCOOH है होता है, जिसमें साफ दिखता है कि ओनली मतलब 3 कार्बन एटम्स होते हैं। क्या 3 कार्बन एटम्स होते हैं? वो ऑप्शन देखो सी। ठीक है, 3 को सी है ना। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्यों गलत है, क्योंकि 2 जब रिस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस एनिरोबिक में ईस्ट में होता है, तब पायरोवेट टूटकर एथेनॉल C2H5OH बनाता है, जो कि एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। ऑप्शन सी 4 मैलिक एसिड और ऑक्सैलोकेटिक एसिड OAA 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो क्रिब्स साइकिल में बनते हैं, प्राइवेट में नहीं। ठीक है, प्राइवेट में नहीं। ये पूछा गया था NCERT क्लास 10 साइंस चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस रेस्पिरेशन डायग्राम, और क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट। ठीक है, अब ये पीछे मतलब PYQ में भी पूछा चुका है। तो स्लीकोलिसिस और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के पाथ पर UPSC लगातार सवाल पूछता है। CDS 2022 से पूछा गया कि लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, उसमें भी 3 होते हैं। क्या लैक्टिक एसिड में भी 3 कार्बन होते हैं? NDA 123 में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट पर सवाल था। ये कॉन्सेप्ट घुमा फिरा कर 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। आर्टिक लॉजिक ट्रिक टू सॉल्व, अगर आपको एग्जैक्ट फार्मूला नहीं याद है तो NCERT का वो क्लास मतलब क्लासिक फ्लो चार्ट याद कीजिए, जैसे ग्लूकोज मतलब 6 कार्बन, पायरोवेट मतलब 3 कार्बन, और एनर्जी मतलब ग्लूकोज का ठीक आधा। ठीक है, ब्रेक डाउन होता है शुरुआत में, इसलिए 6 का आधा 3 कार्बन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? ह्यूमन आई स्ट्रक्चर क्या है? द ह्यूमन आई हैज़ ए पॉइंट दैट लैक्स फोटो रिसेप्टर सेल्स। दिस इज आइडेंटिफाइड एज ए ऑप्शन ए फोविया, ऑप्शन बी ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्शन नंबर सी डार्क स्पॉट, ऑप्शन नंबर डी ऑर्बिट। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ब्लाइंड स्पॉट, अंधा बिंदु। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। हमारी आँख के पीछे रेटिना पर एक ऐसी जगह होती है जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स निकल कर दिमाग ब्रेन तक जाती है। इस जंक्शन पर कोई भी फोटोरिएक्टर सेल्स जैसे रोड्स और कोन्स नहीं पाए जाए थे। इस वजह से यहाँ कोई इमेज या विज़न नहीं बनती, इसलिए इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसलिए ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन 1 की ए क्यों गलत है? क्योंकि फोबिया मैकुला लूटिया ये रेटिना का सबसे सेंसिटिव पॉइंट होता है, जहाँ सिर्फ कॉन्स भरे होते हैं। यहाँ पर सबसे साफ और शार्प क्लियरेस्ट इमेज बनती है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन नंबर सी और डी क्यों गलत है? क्योंकि ऑप्शन नंबर सी डार्क स्पॉट ये कोई एटॉमिकल टर्म नहीं है, बल्कि सनस्पॉट्स या डर्मेटोलॉजिकल स्किन इश्यूज के लिए यूज़ होता है। जैसे हमारे आँख के नीचे डार्क स्पॉट नहीं आ जाते, डार्क सर्कल्स, वही है ये। और ऑप्शन नंबर डी क्यों गलत है? ऑर्बिट ये हमारी मतलब स्कल्प खोपड़ी का वो खोखला कैविटी सॉकेट है, जिसके अंदर पूरी आँख की बाल मतलब आईब्रो फिट होती है। ठीक है, ये पूछा गया था NCERT क्लास 10 साइंस चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, और क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 21 न्यूरल मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। ये पहले भी पूछ चुका है। आँख के पार्ट्स कोमिया
एरिस सिलियरी मसल्स रेटिना पर लगभग हर साल सवाल पक्का पूछता है। CDS 1 से पूछा था कि लाइट किस पार्ट में इंटर करती है? कॉर्निया में। किस में करती है? कॉर्निया में। और एनडी में इरलिस के फंक्शंस पर सवाल था। ब्लाइंड स्पॉट का स्टैटिक कंसेप्ट लगभग 4 बार पूछा जा चुका है। ठीक है यार, क्वेश्चन 81 अगले पार्ट में करेंगे। तो ओके, बाय बाय, जय हिंद।